हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं बड़े ही जबरदस्त और धांसू क्लास। और आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी ही शानदार होने वाली है, जैसा मैंने कहा है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। इनकी डेरिवेशन, इनके ग्राफ, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही आते हैं और कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम कॉन्सेप्ट पर और उनके डायग्राम्स, उनकी डेरिवेशंस, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं और क्या एग्जाम में आता है और हम कहां पे गलती करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फोकस करके रखिएगा और साथ में अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अपने हाथों से बने हुए नोट्स से बेस्ट कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होता है। जितना आप नोट्स बनाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उतनी ही आपके लिए ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इतना ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की जो हमारी क्लास है बोथ थ्योरम और इट्स एप्लीकेशंस, क्लास हमारी 14 है और 12th क्लास एनटीएससी अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ बोर्ड के सिलेबस में इनमें से कुछ पॉइंट आएगा, कुछ नहीं आएगा, या कुछ टाइप के जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो उनके बुक्स में होगा या नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सभी की ओवरऑल, ताकि आप जब भी किसी बोर्ड एग्जाम के अलावा हायर एग्जाम में बैठे, नीट का, आईआईटी का, एनटीएससी का, तो वहां पर आपको ये ना सोचना पड़े कि ये तो मेरे बुक्स में था ही नहीं, या ये तो किसी दूसरी रेफरेंस बुक से आ गया है, या ये तो किसी और बुक्स में था, इस टाइप का सवाल मैंने देखा ही नहीं। तो हम यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल। किसी भी कंडक्टर, स्फीयर और स्फेरिकल सेल, मतलब खोखला गोला हो या फिर चालक गोला हो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी बात करेंगे हम। और बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो अचालक गोला होता है, इंसुलेटर स्फीयर हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस तरीके से बदलने वाला है, ग्राफ किस हिसाब से बदलने वाले हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो टॉपिक्स रहेंगे आज हमारे, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम कंडक्टिंग स्फीयर की। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर स्फेरिकल सेल हो, मतलब खोखला गोला हो या भरा हुआ, मतलब ठोस गोला हो, सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं, होलो स्फीयर बोल सकते हैं। तो उन दोनों की डेरिवेशन और प्रॉपर्टीज, ग्राफ्स सब कुछ सेम होता है, बस नाम का फर्क है। ठीक है, एक खोखला गोला होता है, होलो स्फेरिकल स्फीयर बोल सकते हैं, या फिर स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं, या फिर हम ठोस गोला होता है, सॉलिड स्फीयर, वो बोल सकते हैं, स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग, ध्यान रखिएगा, आपका स्फीयर या स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग होना चाहिए, चालक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं, चालक गोले या गोलीय फोर्स यानी खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते लिखते थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा जाती है। ठीक है, बट आपको जो क्वालिटी और कंटेंट मिलने वाला है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको क्वालिटी और कंटेंट बेस्ट मिलने वाला है, बस आपको उसकी तैयारी हमारे साथ साथ करते रहनी है। अदरवाइज यदि आप पीछे रह गए, तो एक बार यदि आप पीछे रह गए तो वापस बराबर आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, रिकवरी आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे, और फिर ये सब्जेक्ट जो आप सोच कर चल रहे थे कि ये टफ और मुझे इसको आसान बनाना है, वो आसान नहीं बनेगा, वापस टफ ही रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गोलीय कोश की या गोले की। ठीक है, स्फेरिकल सेल या स्फीयर की। ठीक है, कंडक्टर है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डायग्राम बनाकर आपको। ये कंडक्टर स्फीयर है, स्फीयर और स्फेरिकल सेल कुछ भी बोल सकते हैं, चालक गोला या गोलीय कोश। ठीक है, खोखला गोला हो या फिर ठोस गोला हो, सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो,
दोनों ही कंडीशन में जब आप इसको चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लीजिए खोखला गोला है, खोखला गोला अंदर से कुछ भी नहीं है इसमें, तो वैसे भी जब आप इसको चार्ज दोगे तो वो इसके सरफेस पर, पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक समान रूप से फैल जाएंगे। लेकिन यदि ये ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, तो भी आप यदि चार्ज अंदर देते हैं तो यह है कंडक्टिंग, चालक है। और चालकों के लिए मैंने कहा था आपको कि कंडक्टर्स में जब हम चार्ज किसी पॉइंट पर देते हैं तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने लग जाता है। तो चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाएगा और चार्ज हमेशा सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कंडक्टर्स में हमेशा ऐसा ही होता है, आप किसी भी पॉइंट पर चार्ज दीजिए, चार्ज हमेशा सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो चार्ज यहाँ फैल गए। तो बात तो एक ही पड़ी, ठीक है। हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पर, अज्यूम करो वो पॉइंट P है, तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब पॉइंट P तीन जगह हो सकता है, या तो इस स्फीयर के अंदर, या स्फीयर के सरफेस पर, या स्फीयर से बाहर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कंडीशन देता हूं, कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, आउटसाइड दिस पे, गोले के बाहर। जब पॉइंट P गोले के बाहर हो तब बात करते हैं। तो मान लीजिए इसकी रेडियस है, अज्यूम करते हैं कि इस स्फीयर की रेडियस है r, त्रिज्या r है, और पॉइंट P कहां पर बाहर स्थित है, बाहर मतलब मैं यहां ले लेता हूं, ये पॉइंट यहां पर है, जो कि इस स्फीयर से, स्फीयर के सेंटर से, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कितने पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर है, यहां पर है पॉइंट P। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालना है, और मैंने आपको कहा था कि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एक क्लोज सरफेस हो। इसके अलावा मैंने एक बात और कही थी कि जो पॉइंट और चार्ज है, पॉइंट कौन सा जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो पॉइंट और जो टोटल चार्ज है, कुल आवेश है, वो हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर होने चाहिए। जो सरफेस आप अज्यूम करते हो, जो पृष्ठ आप अज्यूम करते हो, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर होने चाहिए। तो पॉइंट अभी बाहर है, तो इसका मतलब मुझे गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो अज्यूम करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस है, ये स्फीयर है तो मैं स्फेरिकल ही मान लेता हूं, ठीक है, एक गोलाकार ही गॉसियन पृष्ठ मान लेता हूं। तो अज्यूम करते हैं कि एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ हमारे पास, एक गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, जिसके सरफेस पर यहाँ है पॉइंट P, ठीक है। आगे मेरी बात सुने, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से देखना। तो एक काम करता हूं, मैं एलिमेंटल सरफेस मान लेता हूं, ये लो, एक छोटा सा सरफेस मान लिया है मैंने, ठीक है। मान लिया तो इस पॉइंट पर, जो इस पॉइंट में आता है, इस पॉइंट पे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, कुछ ऐसा। ये लीजिए, सभी डायरेक्शन में बाहर की तरफ है ना। अब देखो, मान लीजिए ये ऐसे बाहर, सभी पॉइंट्स पे की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, तो मतलब इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, सभी डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज में की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। देखो किधर होगा, इस साइड होगा। तो ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये पॉइंट इधर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आउटवर्ड डायरेक्शन अज्यूम माना जाता। ये पॉइंट होता मान लो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड माना जाता। यहाँ पे पॉइंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर माना जाता। जिस भी साइड पॉइंट होता उधर से हम आउटवर्ड साइड, बाहर की तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस की, और सरफेस के डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है देसी तरीका। कुछ नहीं करना है, अपने को ऐसे हाथ करके देख लेना है।
ठीक है, ये किधर देख रहा है, या तो इसका फेस इस साइड हो सकता है या इसका फेस इस साइड हो सकता है, दो हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमेशा फेस उस साइड रखना ज्यादा बेहतर होता है हमारे लिए, ज्यादा अच्छा होता है जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो मैं अज्यूम करूं कि ये जो सरफेस है वो इधर देख रहा है, देखो ध्यान से देखो, इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। ऐसे रखो तो किस साइड डायरेक्शन होगा, इस साइड। तो इस सरफेस के लिए इस सरफेस का जो एरिया है ds, उसका डायरेक्शन हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड ले लिया है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल फ्लक्स की। सो टोटल फ्लक्स अतः कुल विद्युत फ्लक्स। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही मैं यहाँ वीडियो के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेट करता रहता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वैसे ही हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी अपनी इंग्लिश में इंप्रूव करनी चाहिए, जरूरी है, ताकि आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाए, अगली क्लासों में जाए, तो आपको लेक्चरर के साथ में कम्युनिकेट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो लेक्चरर बोर्ड पर पढ़ा के जाए उसको समझने में कोई परेशानी ना हो। बट यहाँ पर फिर भी मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि दोनों के लिए आपसे सामंजस्य बना रहे, समझ सके आप, ठीक है। तो देखो हमें चाहिए कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है E ds cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। बात करते हैं थीटा की, पॉइंट P के लिए देखो यहाँ पर ये पॉइंट P, E और ds दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, सेम साइड में है, एरो का डायरेक्शन देखो सेम है, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 0, ठीक है। देन फाई इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E ds cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये 1। जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूं, समाकलन करूं, तो ये बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करना है, ds यानी इतना सा क्षेत्रफल, इतना सा एरिया, लेकिन हमें तो पूरे के लिए निकालना हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ds बन जाएगा s यानी टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया इस स्पेयर का। कौन से स्पेयर का, गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, तो हमें हमेशा गॉसियन सरफेस से ही मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो स्पेयर है, एक ये और ये एक। लेकिन हमें किससे मतलब है, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हुए ओनली गॉसियन सरफेस से मतलब है। तो गॉसियन सरफेस है ये बाहर वाला जो हमने अज्यूम किया है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, किसी भी स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ना कि कैपिटल R। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो कैपिटल R लेके चलते हैं ये सोचकर कि यार हमारा स्पेयर तो ये है, ये तो हमने अज्यूम किया है, हमें इससे मतलब नहीं है। अज्यूम जो किया गया है मतलब गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ जिस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, हमें केवल उससे मतलब है। तो ये वाला स्पेयर है, टोटल चार्ज इस स्पेयर के अंदर आ रहे हैं, देखो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के, ये जो आउटर स्फीयर ये बाहर वाला जो गोला है उसके अंदर ही तो है, तो इसका मतलब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम में क्या होता है, चार्ज हमेशा जो हमारा सरफेस है, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ, उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, उसके बाहर नहीं। यदि चार्ज यहाँ पर होता तो कोई मान्य नहीं होता, इस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो आगे बात करते हैं s 4 पाई r स्क्वायर, तो हमें गॉसियन पृष्ठ से मतलब है, इस गॉसियन सरफेस से मतलब है, और इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, तो मैं यहां लिख देता हूं स्मॉल r स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू e इनटू s की जगह में क्या लिख सकता हूं 4 पाई r स्क्वायर। ये लीजिए हमारा फाई का फॉर्मूला आ गया, ये तो हमने डिराइव किया है, बट यदि मैं गॉसियन थ्योरम लेता, गॉस थ्योरम लेता, तो उसके हिसाब से क्या करता, ठीक है। तो आगे देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, डायग्राम बने रहने देता हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, ताकि आपके पास अच्छे नोट्स बन जाए। लीजिए मैं यहां पर रफ कर देता हूं और आगे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के नियम से, गॉस का नियम ये कहता है कि टोटल फ्लक्स विच पासेस थ्रू है क्लोज सरफेस,
कुल फ्लक्स जो कि एक बंद पृष्ठ से गुजरता है, बंद पृष्ठ क्लोज सरफेस जिसका वॉल्यूम होता है, और ये हमारा स्पेयर है, ये एक बंद पृष्ठ है, ये जो गोला है ये बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, क्योंकि गोले का आयतन होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है। तो टोटल फ्लक्स हमेशा होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश मैंने माने थे Q, स्मॉल q, मैं लिख देता हूं यदि मैं भूल गया हूं तो, ये लो स्मॉल q चार्ज दिया है। एप्सिलॉन नॉट हमको पता है ये परमिटिविटी ऑफ द स्पेस होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है टोटल फ्लक्स। लेकिन हमारा टोटल फ्लक्स तो ये आया है, ये टोटल फ्लक्स फोर्स के अकॉर्डिंग ये है, हमारे अकॉर्डिंग ये है, तो मतलब दोनों फ्लक्स तो है तो सेम, तो मैं दोनों इक्वेशन को सेम रख देता हूं, इक्वल रख देता हूं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इनटू 4 पाई r स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को मैं इधर बराबर में रख देता हूं, ठीक है। तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यहां पर चार्ज देखो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज स्पेयर के इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, गोले के पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? तीन तरह के बताए थे मैंने, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी सिग्मा, सिग्मा इक्वल होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया, कुल आवेश डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए Q की जगह Q लिख देता हूँ 4 पाई r स्क्वायर, अभी देखा था हमने 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल है, तो मैं लिख देता हूँ S, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन S को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी हो सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यह वो पॉइंट है जब ये डेरिवेशन उस पॉइंट की कंडीशन के लिए जब पॉइंट आउटसाइड में हो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आप याद रखें या ना रखें, ये जरूर याद रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो पॉइंट जब यहां पर हो, आउटसाइड में हो, तब ये डेरिवेशन है। यदि सरफेस पर हो तो क्या होगा, हम इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम रख कर देता हूं फटाफट। ये लीजिए, ये स्पेयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये चार्ज Q इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब की बार पॉइंट को ले लेता हूं मैं यहां पर ही, स्मॉल r डिस्टेंस, लेकिन सरफेस पर है। जब सरफेस पर है, सेकेंड ऑन द सरफेस, पृष्ठ पर, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तब क्या हो, तो पॉइंट P यहां पर ही है, मैं फिर एक सरफेस पर ऐसे एलिमेंटल ले लेता हूं, ध्यान से बस देखना है, मैं कुछ नहीं। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ। और ये जो सरफेस है, इसके फेस का डायरेक्शन, इसका जो एलिमेंटल सरफेस एरिया है, वेक्टर एरिया जिसको बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, इस साइड, तो इसका जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन भी इस साइड हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हमें वही चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी आउटसाइड के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब हमें सरफेस के लिए चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के लिए, तो स्मॉल r के लिए हम लिख देंगे बस अब की बार कैपिटल R, और कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन कंप्लीट। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्मॉल r चेंज हो रहा है, स्मॉल r पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, तो कैपिटल R रख दिया है मैंने, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या है, सेम है। अब बात करते हैं इनसाइड के लिए, थर्ड पॉइंट,
इनसाइड स्फीयर, गोले के पृष्ठ के अंदर। ठीक है, डायग्राम बना देता हूं सबसे पहले ताकि आप समझ जाए। ये हमारा स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, लेकिन पॉइंट अब की बार यहां पर है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। इट्स मींस कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। अब की बार कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा है स्मॉल आर से। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेता हूं स्मॉल आर का। हमेशा माना था, पहले बाहर के लिए माना था, यहाँ पे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसी बॉर्डर पर आ गया वो। अब की बार अंदर के साइड है तो मैंने अंदर के लिए क्लोज सरफेस ले लिया है, अज्यूम कर लिया है। चार्ज कहां पर है? असली वाले गोले के बाहर सरफेस पर, जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है उसके सरफेस पर। तो क्या चार्ज इनसाइड है? ध्यान से देखना, जब हमने आउटसाइड लिया था स्फीयर इस तरह से माना था और गॉसियन सरफेस जो है वो बाहर अज्यूम किया था, तो जो चार्ज थे वो गॉसियन सरफेस के अंदर थे। तभी हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाए क्योंकि गॉस थ्योरम के हिसाब से चार्ज हमेशा क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में देखा जाए तो टोटल चार्ज तो बाहर ही रह गए। अंदर की बात की जाए, हमें मतलब गॉसियन सरफेस से है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है? देखो ध्यान से, इतने से के अंदर कोई चार्ज है? यहां पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा। चार्ज जब होते हैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब देयर इज नो चार्ज enclosed by Gaussian surface. Gaussian पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, अंदर के गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध लिख सकते हैं हम, परिबद्ध, परिबद्ध यानी जुड़े हुए। कुल आवेश शून्य है। अतः जब टोटल चार्ज ही नहीं है, इसके पास टोटल चार्ज ही नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसका मतलब ई इन की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आए हैं, पहला आउटसाइड के लिए, दूसरा सरफेस के लिए और तीसरा ये। अब यहाँ से सवाल बनता है डायरेक्टली एग्जाम में, आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई होगी और घुमाकर सवाल डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि इनसाइड के लिए निकालिए। आप ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, जब इनसाइड की बात आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वापस एक फॉर्मूला लगा देंगे। जनरली ऐसा होता है स्टूडेंट्स से, मैंने बहुत बार देखा है, और यही वजह है कि हमारे नंबर्स जो मार्किंग है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, हम सोचते हैं पेपर अच्छा है हुआ, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक से हमें लेकर डूबती है। तो इस तरह से कंडीशन में ध्यान रखना है कि चालकों के अंदर, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर और सरफेस के बाहर होता है, सरफेस के अंदर इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्योंकि कोई चार्ज भी नहीं होता। आप अंदर चार्ज रखेंगे तो भी वो चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे, अंदर उस स्फीयर के अंदर कुछ नहीं बचने वाला है, वो खाली रहेगा। देयर इज नो चार्ज। ठीक है, तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की वजह से ही आता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल है, गोलीय कोश चालक गोला है, उसके लिए सब कुछ ये सेम होने वाला है। नाम का फर्क होगा, कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल, चालक गोला और चालक गोलीय कोश। मैंने आपको बताया डेरिवेशन, डायग्राम सब कुछ सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ ग्राफ की। तो ग्राफ मैं आपको यही बनाकर दूंगा ताकि फॉर्मूले से आप ग्राफ बनाना सीख जाए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ग्राफ बना पाएंगे, और ग्राफ याद है तो फॉर्मूला बना पाएंगे। देखो, हमें ग्राफ चाहिए डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ग्राफ के लिए मैं तीन पोर्शन ले लेता हूं। जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड के लिए, आउटसाइड मतलब बाहर के लिए। ये लाइन हम सरफेस के लिए ले लेते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर।
और अंदर वाला इधर वाला पोर्शन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब ये हो गया है इनसाइड एरिया और ये हो गया है ऑन सरफेस। इतना तो आप समझ ही जाएंगे सब, बाहर सरफेस और अंदर, ठीक है, 3 पॉइंट ले लिया। r के साथ बात करनी है हमें, तो यहां पर देखो e नहीं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ये अंदर के लिए ले लेता हूं इनसाइड, ताकि आपको ग्राफ बनाएंगे तो आसानी रहेगी। आउटसाइड r इज कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। ये लो, बात करते हैं इनसाइड, अंदर से स्टार्ट करते हैं। अंदर फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कहां तक नहीं है? सरफेस पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि चार्ज हमारा कहां तक डिस्ट्रीब्यूट था? चार्ज हमारा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट था ओनली। तो जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब यहां से लेके यहां तक, जस्ट इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर तक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से यहां तक, इनसाइड से सरफेस तक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो ये पोर्शन खाली रहेगा। अब बात करते हैं सरफेस की। सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया। यहां पर चार्ज और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लीजिए, ठीक है। r यानी डिस्टेंस, सरफेस से आगे तो हम गए नहीं, तो इस पॉइंट से भी हम नहीं हिलेंगे, यहीं पर रहेंगे। और यहां पर फॉर्मूला आएगा q/4πε0r²। अब जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता हूं, दूर जाना है, मतलब स्पेस से दूर जाना है सरफेस से। जब सरफेस से दूर जाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला ये होगा। और इस फॉर्मूले में E यहां पर है, R यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ? q/4πε0, सबको यदि मैं 1 अज्यूम कर लूं तो इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/r²। और जब E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इसका मतलब अंदर 0 रहेगा, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कहां पे आएगा? यहां पर। और उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब R की वैल्यू बढ़ गई तो E की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने धीरे धीरे कर दिया है कम, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब यहां से एक क्वेश्चन और निकलेगा, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम? कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? वैल्यू निकालना। तो ग्राफ के हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहां पे कम होता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सबसे ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम, यानी ई सरफेस, ई पृष्ठ, पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होता है, पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होगा। आगे मेरी बात समझे? तो ये हमारी स्फेरिकल सेल और स्फेयर के लिए डेरिवेशन ग्राफ सब कुछ हो गया है। कंडक्टिंग जो है, चालक जो है, उनके लिए है ये। नॉन कंडक्टिंग हो तो क्या हो? तो हम बात करते हैं अब नॉन कंडक्टर की, ठीक है। रब कर देता हूं, ग्राफ वगैरह सब ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ से ही प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बात करते हैं नॉन कंडक्टर की। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला। जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो क्या हो? तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है, मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। तो नॉन कंडक्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस पॉइंट पे आप चार्ज रखते हैं उसी पॉइंट पर चार्ज रहता है, मतलब चार्ज आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है? नॉन कंडक्टर है। तो जब नॉन कंडक्टर में नहीं जा सकते तो अज्यूम करो इसकी रेडियस है कैपिटल R, तो चार्ज आपने यहां पर दिए तो चार्ज अपनी जगह पर ही रहेंगे, फैलेंगे नहीं। ये लो, बस चार्ज अपनी जगह ही रहे हैं अंदर, स्फीयर के अंदर, मतलब ये वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम पर। सरफेस तक ही जा ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में अचालकों में आवेश यानी चार्ज एक
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कभी भी मूव नहीं कर पाता, चार्ज एक जगह से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो अज्यूम करता हूं मैं स्मॉल r डिस्टेंस में कोई पॉइंटर P, सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। ये मैंने स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ मैंने अज्यूम कर लिया है इस पॉइंट पर। यहां पर एक एलिमेंटल सरफेस ले लिया है, ये लीजिए क्षेत्रफल सदिश ले लिया है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चार्ज भी पॉजिटिव है, टोटल चार्ज मैं ले लेता हूं Q, कितना ले लेता हूं Q, इसके पास टोटल चार्ज है Q, ठीक है। तो जैसे ही आप ये मत लगाना एरो वगैरह, इसके अंदर लिख देना टोटल चार्ज है आपके पास में Q, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है, मैंने बहुत बार बताया। तो बाहर की तरफ यानी इस साइड में, पॉइंट इधर है तो इस साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने एरो लगा दिया है इधर। ये हमारा जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया, इसका डायरेक्शन किधर है, देसी तरीका याद रहेगा। देखो इसका फेस का डायरेक्शन इस साइड है, तो इसके फेस का डायरेक्शन भी मैं ले लेता हूं इधर ds, ठीक है। सेम टू सेम पहले वाली जो डेरिवेशन है उसी की तरह है, बस डायग्राम का फर्क है, ठीक है। तो देखिए, सो टोटल फ्लक्स अतः कुल विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल होता है P ds cos थीटा। थीटा देखो P और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री, देन फाई इक्वल हो जाएगा E ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब बात करते हैं ds की, तो इंटीग्रेशन कर देंगे ds का, तो फाई इक्वल हो जाएगा ES, S यानी कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ पे क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और गॉसियन पृष्ठ लेना है हमें, गॉसियन सरफेस लेना है, और गॉसियन सरफेस के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर E, मल्टीप्लाई में E और 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। फाई इक्वल टू, यहां पर यदि मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें गॉस थ्योरम से कैसे प्रूफ करना होता है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की बात की जाए तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स होना चाहिए था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमारा फ्लक्स आया ये, इसका मतलब हमारा फ्लक्स और इसका फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग आई है, जबकि फ्लक्स सेम है तो सेम फ्लक्स है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल में रखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इनटू 4 पाई r स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर ले लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। आप गई मेरी बात आपको समझ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है। इस एक इक्वेशन में मैं बता देता हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है, ठीक है। देखो इसमें जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कहां है, वॉल्यूम पे, अंदर, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर, कमरे के अंदर, गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, कोन के अंदर हमेशा वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम होता है, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण, और इसको हम लिखते हैं रो से, और फॉर्मूला होता है Q, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा, 3Q। आगे बात करते हैं 4 पाई r स्क्वायर इंटू r क्यूब को मैं लिख देता हूं r स्क्वायर इंटू r, ध्यान रहेगा। अब यहां से देखिए रो इक्वल टू फॉर्मूला है 3Q 4 पाई r स्क्वायर इंटू r, इन सबको यहां पे ले लो, रो r को ऊपर ले आओ, r
3 को नीचे ले आओ 3 और हमारे पास बच जाएगा Q/4πr²। ये फॉर्मूला एक और बन गया है यहां से। यहां देखिए Q4πr², Q4πr², जिसको हम लिख सकते हैं ρr/3। तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं, लेकिन जगह नहीं बची है मेरे पास, तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, डायग्राम रफ कर देता हूं ताकि यहां पे लिख सकूं। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q4πr², Q4πr² को हम लिख सकते हैं ρr/3। साथ में कौन बच गया, देखो एप्सिलॉन नॉट अभी बच गया है क्योंकि इसके पास अभी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो Q4πr² को हमने ये लिखा है, नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये अभी आ गया है। यदि आपको ये नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। ये याद है तो समझ लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये है आउटसाइड के लिए। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस की, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस। सरफेस के लिए बात करेंगे तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, ठीक है, बड़ा ही आसान है। देखिए ऑन द सरफेस डायग्राम बनेगा तो डायग्राम बहुत आसान सा बन जाएगा। चार्ज इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, रेडियस कैपिटल आर रहेगी और पॉइंट सरफेस पर है तो डिस्टेंस स्मॉल आर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमिलर इधर रहेगा और डीएस का डायरेक्शन भी इधर रहेगा। आराम से आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि स्पेयर के लिए ई और डीएस के बीच में एंगल हमेशा ऑलवेज भी 0, थीटा हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा सभी पॉइंट्स के लिए। तो बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है Q/4πr², अभी निकाला था हमने, लेकिन अभी हमारा कैपिटल R इक्वल टू क्या है, स्मॉल r। ऑन द सरफेस में कैपिटल R स्मॉल r दोनों ही सेम है तो स्मॉल r की जगह मैं लिख देता हूं कैपिटल R और मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 4πε0 कैपिटल R²। ये लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो चुका है। तो आउटसाइड और सरफेस के लिए कुछ नहीं करना है, आउटसाइड के लिए स्मॉल r लेकर चलना है और सरफेस के लिए कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R मतलब रेडियस, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों सेम है। यहां तक की डेरिवेशन वही है, सब कुछ प्रोसीजर वगैरह सब कुछ वही है, ओनली डायग्राम का फर्क है। डायग्राम के अलावा सब कुछ वही है जो हमने कंडक्टर के लिए पढ़ा है। ये नॉन कंडक्टर है, वो कंडक्टर था, चालक और अचालक है ना, दोनों में डेरिवेशन सेम है। प्रॉब्लम आती है थर्ड केस में, और थर्ड केस कौन सा है, याद कीजिए, इनसाइड द सरफेस। यह है सबसे जरूरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी है। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, पृष्ठ के अंदर जब आप इनसाइड द सरफेस बात करते हैं तो अज्यूम करना पड़ेगा ये एक स्पेयर है हमारे पास, इसके पास यहाँ पर चार्ज है, मैं से बना देता हूँ, ठीक है, रेडियस है कैपिटल R। लेकिन अब की बार आपने पॉइंट P लिया है स्मॉल r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो आपको एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। ये मैंने गाउसियन सरफेस अज्यूम कर दिया। आप सपोज करो टोटल चार्ज हमारे पास क्या था, कैपिटल Q, जो हमने अज्यूम किया है, लेकिन कुछ चार्ज बाहर रह गया है गाउसियन सरफेस के, और गाउसियन सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज हो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसका पता कैसे लगेगा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है Q डेश। इस पूरे स्पेयर में चार्ज है Q, लेकिन इसमें से कुछ चार्ज जो हमने सरफेस अज्यूम किया है स्मॉल r वाला उसके अंदर रह गया, यहाँ पर रह गया, इतने अंदर इनसाइड वाले स्पेयर में रह गया, ठीक है। ये अंदर वाला जो छोटा गोला है जिसके रेडियस स्मॉल r है उसके अंदर रह गया। अब Q डेश की वैल्यू में निकालनी है तो बहुत आसान तरीका है, डेंसिटी ऑलवेज बी इक्वल। हमेशा मेरा मूल मंत्र याद रखना,
डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। आप करंट की बात करें तो करंट डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी की बात करें तो नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी मतलब यदि आपके पास एक बाल्टी पानी है तो पानी यानी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000। सबको पता है, क्लियर? लेकिन यदि उसमें से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया है तो उस एक गिलास पानी की भी डेंसिटी कितनी होगी 1000। मतलब आप पूरी बाल्टी में से कुछ भी निकालो, कितना ही पानी निकालो, डेंसिटी उतनी ही रहने वाली है। बात वही है, पूरे पर चार्ज कितना है Q, तो टोटल चार्ज डेंसिटी जो है उसके हिसाब से बात करेंगे हम। तो उसमें से मैंने इतना अलग निकाल लिया है, ये पूरी बाल्टी उसमें से एक गिलास निकाल लिया है, तो भी डेंसिटी क्या रहने वाली है सेम। अब यहाँ पे कौन सी डेंसिटी मानी जाएगी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डेंसिटी अज्यूम की जाएगी। यदि आपके पास में लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यदि वॉल्यूम पर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमको पता है कि चार्ज इनसाइड स्फीयर, इस गोले के अंदर है, और अंदर है इसका मतलब वॉल्यूम में है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो टोटल वॉल्यूम मतलब पूरा स्फीयर का, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम डेंसिटी दोनों सेम होगा। ये टोटल के लिए लिया है मैंने, और ये डेंसिटी मैंने अपने इसके लिए लिया, ओनली ये जो हमारा छोटा वाला स्फीयर है ना गॉसियन सरफेस, इससे हमें मतलब है, ओनली उसके लिए लिया है। दोनों की डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज यानी Q डैश डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम यानी V डैश। Q की जगह Q रख देता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r3। यहां पे बात करता हूं नए वाले स्फीयर की यानी छोटे वाले स्फीयर की, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r3। 4 बाय 3 पाई से 4 बाय 3 पाई कैंसिल हो गया है। Q डैश की वैल्यू निकालनी है तो Q डैश की वैल्यू क्या आएगी? r3 को इधर ले दो, Q अपॉन कैपिटल R3 स्मॉल r3। स्मॉल r3 यहां पर आ गया, कैपिटल R3 नीचे, तो हमारा चार्ज कितना है? Q r3 अपॉन r3, स्मॉल r3 ऊपर कैपिटल R3 नीचे। ये हमारा नया चार्ज है जो इसके अंदर है। अब हमें क्या चाहिए? वही हमारी जो प्रोसीजर उसके हिसाब से बात करते हैं। सो टोटल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात की जाए फाई, टोटल फ्लक्स फाई, और फाई इक्वल्स टू क्या होगा हमारा फॉर्मूला? E ds cos थीटा। मैंने आपको बताया था ना स्फीयर के लिए हमेशा थीटा क्या होता है? 0, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E ds, फाई की जगह पाई रहेगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? ds का, देन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा Es। अब बात की जाएगी S की। S कौन सा? हमेशा गॉसियन सरफेस से मतलब है, तो सरफेस एरिया यानी S, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किसका होगा? गॉसियन सरफेस का होगा। तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमारे गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? देखो स्मॉल r है। ठीक है, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये Q भी वही रहेगा जो गॉस सरफेस में आता है, गॉसियन पृष्ठ का जो चार्ज है। अब गॉसियन पृष्ठ में कितना चार्ज है? Q डैश, ना कि कैपिटल Q। कैपिटल Q पूरा है, पूरे में से कुछ बाहर भी तो रह गए हैं, कुछ बच गए हैं, और बचे हुए कितने हैं इनसाइड में? Q डैश। तो Q डैश की बात की जाए तो यहां पर चार्ज आएगा Q डैश, तो फाई की वैल्यू अब देखी जाएगी। तो फाई हमारा ये भी है, फाई हमारा ये भी है, दोनों इक्वेशन को सेम रखिए, इक्वल में रखिए, तो Q इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। ये फाई और ये फाई दोनों सेम है। ये डेरिवेशन हमने निकाली है, ये वैल्यू हमने निकाली है, और ये वैल्यू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, और टोटल फ्लक्स दोनों ये है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी। सेम होगी तो मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया है। लेकिन अब बात की जाएगी Q डैश की, और Q डैश की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हम यहां से उठाएंगे, और यहां से वैल्यू क्या है? Q r3 अपॉन कैपिटल R3 को डिवाइड में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। Q डैश देखो,
क्यू स्मॉल आर क्यू कैपिटल आर क्यू, क्यू स्मॉल आर क्यू कैपिटल आर क्यू, यहां लिख चुका हूं, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। स्मॉल आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्यू यहां पर रहेगा, यहां आर स्क्वायर है, यहां आर क्यूब है, एक आर कैंसिल बच गया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक आर, कैंसिल होने के बाद एक आर बच गया है। नीचे देखो 4 पाई नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में, और अब बच जाएगा आर क्यूब। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्मॉल आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। मेरी बात समझ में आई? पहले दोनों डेरिवेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो थर्ड केस है इनसाइड में, वह थोड़ा सा अलग नेचर होता है चार्ज का, अलग डेरिवेशन होती है, अलग वैल्यू निकलती है। क्यों? क्योंकि जब हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और जब चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। लेकिन इस कंडीशन में यहां पर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज है अभी q डैश, और जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी q स्मॉल r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। हो गई डेरिवेशन कंप्लीट। तो आउटसाइड और सरफेस के लिए, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, चालक हो या अचालक हो, वैल्यू सेम रहने वाली है, लेकिन इनसाइड द सरफेस वैल्यू बदलने वाली है। कंडक्टर में जीरो, नॉन कंडक्टर में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, बात करते हैं ग्राफ की, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, बड़ा ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं तीनों फॉर्मूलाज एक बार वापस लिख देता हूं। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूलाज की बात की जाए आउटसाइड में, ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बात की जाए सरफेस पर, सरफेस यानी पृष्ठ पर, और पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। और बात की जाए इनसाइड के लिए, इनसाइड तो फॉर्मूला होगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है, अभी हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में तीन पोर्शन ले लीजिए, r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, r इज इक्वल टू कैपिटल R, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब ये पॉइंट हमारा इनसाइड का, ये पॉइंट है सरफेस का, और ये पॉइंट हमारा आउटसाइड का, बाहर का। इनसाइड की बात करते हैं, E और स्मॉल r से मतलब हमें डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, तो E यहां पर है, स्मॉल r यहां पे है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो ओनली स्मॉल r से मतलब, तो E और स्मॉल r आमने सामने यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है यहां से यहां तक। कहां तक? सरफेस तक। तो सरफेस पर यहां आ गए हम, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। हो गया ग्राफ कंप्लीट। बात करते हैं सरफेस की। सरफेस में देखो कैपिटल R है ही नहीं, सॉरी स्मॉल r नहीं है, मतलब हम सरफेस पर ही खड़े, दूर जा ही नहीं रहे, नहीं जा रहे तो हम यहीं आके खड़े हो गए। अब बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड और इस स्मॉल r में देखो क्या फर्क है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कनेक्शन है, दोनों में देखो। इसमें r ऊपर था, इसमें r नीचे है, नीचे है मतलब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, या 1 अज्यूम कर लूं मैं, इन सबको 1 अज्यूम कर लूं तो ओनली R स्क्वायर बचेगा, तो E ऊपर R नीचे, E ऊपर R नीचे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ आ जाएगा। अभी भी देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? सरफेस पर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, मतलब पृष्ठ पर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है? सरफेस पर होता है। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंडक्टर या नॉन कंडक्टर पे। कंडक्टर है तो नहीं होगा, नॉन कंडक्टर है तो होगा। इसके अलावा सेंटर पर हमेशा ई सेंटर यानी ई केंद्र, सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। याद रहेगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी जीरो है, किसमें? कंडक्टर में। लेकिन नॉन कंडक्टर की बात की जाए, सेंटर, सेंटर यानी जीरो जीरो,
और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो कभी भी डिस्टेंस हम चले नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। यहां से बात कर सकते हैं हम इस फॉर्मूला से। देखो सेंटर के लिए इस सेंटर स्मॉल आर क्या हो जाता है, 0। स्मॉल आर 0 होगा तो आप इस स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे और 0 रख के पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो आई थिंक आपको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर स्पेयर के बारे में समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया, ग्राफ हमने सीख लिया है, सब कुछ बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। ठीक है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो मैंने सब बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और कुछ नए एप्लीकेशंस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने वीडियो एंजॉय किया है, मजा आया है, आपके दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए तो शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं। आपके डाउट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपकी कोई भी बात जो आपको समझ नहीं आई है या कोई भी टॉपिक किसी भी चीज से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। साथ ही साथ में सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट, ताकि आपके कोई वीडियोस छूट गया है, कोई क्लास आपकी छूट गई है तो आप वो क्लास अटेंड कर सके, उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पड़ोस के अंदर जो लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब और बेल आइकन, उसे लड़ लीजिए, क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।